हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, अगर आपको याद हो कि जब हमने चैप्टर करा था मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट के फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन कौन सा था? प्लानिंग। और अब हम कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी सबसे पहला फंक्शन क्या होगा? फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग हम आज करने वाले हैं। व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंशियल मैनेजमेंट? What is the importance of financial planning? What are the objectives of financial planning? So let's connect to commerce and learn more about financial planning. फाइनेंशियल प्लानिंग, बच्चों नाम से ही क्लियर हो रहा है, प्लानिंग अबाउट द फाइनेंस इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। मैंने आपको बताया था कि जो 3 इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, फाइनेंसिंग डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड डिविडेंड डिसीजंस। तो उसमें से जो फाइनेंसिंग डिसीजंस हैं उसके 2 सब पार्ट्स हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। अब देखते हैं कि एक्चुअली फाइनेंशियल प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है और ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट से डिफरेंट कैसे है। मीनिंग देखिए बच्चों, द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर ऑपरेशंस इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। जैसे प्लानिंग होता है ना, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, बिल्कुल इसी तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है how much funds required, when the funds are required, how to make the arrangement of these funds, that is called financial planning. तो जब ब्लूप्रिंट बनाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर ऑपरेशंस का, कि जो फ्यूचर में एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन को करनी है नियर फ्यूचर में या डिस्टेंट फ्यूचर में, उन एक्टिविटीज को करने के लिए क्या क्या फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं और वो कैसे पूरी होंगी, तो दैट टाइप ऑफ अ प्लानिंग इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। इट इज अ प्लानिंग अबाउट द फंड्स रिक्वायरमेंट्स एंड देयर अवेलेबिलिटी इन द लाइट ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस। इसका मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल डिसीजंस लेगी, चाहे वो फाइनेंसिंग हो या इन्वेस्टमेंट हो या डिविडेंड डिसीजंस हो, उन डिसीजंस के लिए जो प्लानिंग की जाएगी वो कहलाएगी फाइनेंशियल प्लानिंग। तो बिल्कुल क्लियर है इस डेफिनेशन से कि रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड्स डिटरमाइन करने के लिए जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। और ये पहला स्टेप होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग करके ही किसी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को ये पता लगेगा कि उसकी फंड रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो कैसे पूरी होंगी। तो कभी भी बच्चों बिल्कुल कंफ्यूज मत होना फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग के बीच में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हमने डेफिनेशन की थी, द मैनेजमेंट अबाउट द प्रोक्योरमेंट एंड द यूसेज ऑफ द फंड्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट्स। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तो 3 इंपॉर्टेंट डिसीजंस आते हैं, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड। लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग का मीनिंग क्या है? प्लानिंग अबाउट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फंड्स एंड हाउ टू मेक अरेंजमेंट ऑफ दीज फंड्स। तो इन डेफिनेशन से ही पता लग रहा है, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका स्कोप वाइडर है, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक पार्ट है, और जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसका स्कोप क्या है? नैरो है। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी अगर हम कंपेयर करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है टू मैनेज ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू फंड्स, जो मैंने आपको बताया, चाहे वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज हो, चाहे वो डिविडेंड से रिलेटेड एक्टिविटीज हो, चाहे वो फाइनेंसिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज हो, सारी एक्टिविटीज को मैनेज करना, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, मतलब ये इंश्योर करना कि जब जितने फंड्स चाहिए उतने ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल है। और उसके बाद सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज द फंड्स अननेसेसरली। ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल प्लानिंग का, कि बहुत ज्यादा फंड्स भी नहीं होने चाहिए। देखो, ना तो शॉर्टेज ऑफ फंड्स होनी चाहिए, ना एक्सेस ऑफ फंड्स होनी चाहिए। एक्सेस फंड्स का भी क्या मतलब होता है कि फंड्स आइडल पड़े हुए हैं, बिना यूज किए हुए पड़े हुए हैं, तो उससे भी जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है अगर हम अपने फंड्स को सही तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाते।
तो इसका मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग के दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं कि देयर शुड नाइदर बी द शॉर्टेज ऑफ द फंड शुड बी अवेलेबल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड एंड देयर शुड नॉट बी एक्सेस ऑफ फंड्स आल्सो, द फंड शुड नॉट रिमेन आइडल। तो ये जो दो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं, और इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स को मैंने यहां पर एक्सप्लेन भी करा है। जो पहला ऑब्जेक्टिव है इंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स, उसको मैंने लिखा है अवेलेबिलिटी फॉर द लॉन्ग टर्म एज वेल एज द शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेसिफाई द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ऑल्सो। इसका मतलब कि जो फंड्स चाहिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को वो दोनों तरह की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स जिसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स जो कि बजट्स बनाकर डिटरमाइन की जाती हैं। उसके अलावा साथ साथ इसमें सोर्सेज, जो अवेलेबल सोर्सेज हैं, कितने सोर्सेज से फंड्स रेज किए जा सकते हैं, उनको भी डिटरमाइन कर लिया जाता है। प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ द सोर्सेज will also be the part of the first objective, that is availability of the funds. उसके बाद सेकेंड ऑब्जेक्टिव है टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज द फंड्स अननेसेसरीली। उसके लिए इट हैज टू एंश्योर दैट नो एक्सेस फंडिंग, नो आइडल फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर देयर इन दी ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि मैंने आपको बताया कि शॉर्टेज जितना खराब है उतना ही खराब एक्सेस भी है। ऐसा नहीं है कि फंड्स बहुत ज्यादा है तो ये बहुत ही अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन है कंपनी के लिए, क्योंकि उस केस में जो फंड्स बेकार पड़े रहते हैं उससे जो रिटर्न्स होते हैं कंपनी के वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं एज कंपेयर टू द अदर फर्म्स विच आर अर्निंग द सेम प्रॉफिट यूजिंग द लेस फंड्स। तो ये बात आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जो ट्विन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के, उसमें दोनों ही चीजें देखनी होती हैं कि देयर शुड नॉट बी शॉर्टेज ऑफ फंड्स शुड बी मेड अवेलेबल एंड देयर शुड नॉट बी इवन एक्सेस ऑफ फंड्स। तो ये जो दो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं, और इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए एक्चुअली फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे शुरू होती है। सबसे पहला स्टेप होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का कि डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फंड्स। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप में ये देखा जाता है कि कितने सोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं फंड्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। उसके साथ साथ प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस का भी एस्टिमेट लगाया जाता है, क्योंकि ये भी देखा जाता है कि फ्यूचर प्रॉफिट अर्निंग कितनी होगी और कितने प्रॉफिट्स ऑर्गेनाइजेशन रिटेन कर पाएगी, ताकि उसे ये पता लग जाए कि इंटरनल सोर्सेज से वो कितने फंड्स अरेंज कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन, और जो कमी इंटरनल सोर्सेज से पूरी नहीं होगी वो एक्सटर्नल सोर्सेज से फिर ऑर्गेनाइजेशन पूरी करेगी। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है, और उसके बाद रिजल्ट क्या होता है, फर्म को अपनी एग्जैक्ट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स जो है वो पता लग जाती हैं। अब ये देखिए इन सारी डेफिनेशंस और ऑब्जेक्टिव्स से हम क्या देखते हैं, दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के इंपॉर्टेंस के। सबसे पहला पॉइंट देखिए बच्चों, फोरकास्टिंग एंड प्रिपेयरिंग द ब्लूप्रिंट्स ऑफ द डिफरेंट सिचुएशंस। ब्लूप्रिंट की बात मैंने डेफिनेशन में भी की थी। एक्चुअली क्या होता है कि सपोज फाइनेंशियल प्लानिंग की जाए और कंपनी एक्सपेक्ट करे कि उसका जो ग्रोथ होगा वो 30% के आसपास होगा, तो वो उसी हिसाब से अपने सोर्सेज और अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को डिटरमाइन करेगी। लेकिन एक्चुअली फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या किया जाता है, डिफरेंट सिचुएशंस की प्लानिंग की जाती है। इसका मतलब कि अगर ये पॉसिबिलिटी है कि जो ग्रोथ है वो डाउन भी जा सकती है, 20% भी हो सकती है, और जो ग्रोथ जो है वो 40% भी हो सकती है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करती है, सारी सिचुएशन से रिलेटेड जो है वो प्लान आउट करती है, ताकि जब एक्चुअल जो सिचुएशन हो उसी हिसाब से वही ब्लूप्रिंट इस्तेमाल कर लिया जाए जो कि उसने सोचा था। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का, कि ब्लूप्रिंट्स बनाए जाते हैं डिफरेंट सिचुएशंस के लिए, और जो ब्लूप्रिंट्स एक्चुअल सिचुएशन को डील करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर उसके बाद इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग शॉक्स एंड सरप्राइजेस। देखो अगर प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग ना हो,
एज ए ह्यूमन बीइंग भी हम कितनी सारी चीजों के लिए प्लान आउट करके रखते हैं, इसीलिए तो प्लान आउट करते हैं ताकि जब एक्चुअल जरूरत पड़े, बच्चों की एजुकेशन के लिए, बच्चों की शादियों के लिए, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज को प्लान आउट करते हैं ताकि जब एक्चुअल जरूरत हो तब हमें कोई परेशानी ना आए फंड्स के अरेंजमेंट में। बिल्कुल ठीक उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं कि अगर कोई फ्यूचर अनसर्टेनिटीज हैं और उनको फेस करने के लिए हमने कोई भी रिजर्व्स मेंटेन नहीं कर रखे हैं, कुछ भी प्लान आउट नहीं कर रखा है, तो सब कुछ अचानक से होने पे क्या होगा कि अचानक से द फर्म विल बी इन अ स्टेट ऑफ शॉक और सरप्राइज। तो इस तरह के शॉक्स और सरप्राइजेस को अवॉइड करने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है ताकि एडवांस में ही जो फ्यूचर अनसर्टेनिटीज हैं उनको फेस करने के लिए बहुत सारे रिजर्व्स मेंटेन कर लिए जाएं। आप अकाउंटेंसी में पढ़ते ही हैं बच्चों, बैड डेट्स रिजर्व्स, डेप्रिसिएशन रिजर्व्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स, रिजर्व फॉर कंपनसेशन। तो ये सारे रिजर्व्स क्यों मेंटेन किए जाते हैं? क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग से ही पता लगाया जाता है कि इस तरह के जो लॉसेस हैं वो अराइज हो सकते हैं, तो उसके लिए पहले से ही प्लान आउट कर लिया जाता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग से किसी भी तरह के शॉक्स एंड सरप्राइजेस जो हैं वो अवॉइड हो जाते हैं। फिर मैंने बताया कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्योंकि दोनों तरह की जाती है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो जब शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है तो बजट्स प्रिपेयर किए जाते हैं और वो बजट से ये पता लगता है कि व्हाट इज द प्रॉपर यूज ऑफ फाइनेंस। इसका मतलब बजट्स आप अभी पढ़ेंगे अकाउंटेंसी में भी, बजट्स में एक शॉर्ट पीरियड का, चाहे वो 6 महीने का हो या 1 साल का हो, एक ब्लूप्रिंट बना लिया जाता है कि इनफ्लोज कितने होंगे और आउटफ्लोज कितने होंगे और एंड में जो कैश अवेलेबिलिटी होगी वो कितनी होगी। तो उन बजट से जब वो बजट्स प्रिपेयर किए जाते हैं तो हमें ये भी पता लग जाता है कि जो फंड्स हम अरेंज करेंगे उनको हम यूज कैसे करेंगे, उसके प्रॉपर एस्टिमेट्स भी बना लिए जाते हैं। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, तो जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो प्रेजेंट को फ्यूचर से लिंक करती है। चाहे वो फाइनेंशियल प्लानिंग हो, चाहे वो मार्केटिंग से रिलेटेड प्लानिंग हो, चाहे वो जनरल प्लानिंग हो, हमेशा ही क्योंकि हम प्रेजेंट में ये प्लान करते हैं कि व्हाट विल बी द एक्शंस दैट इज टू बी टेकन इन द फ्यूचर। तो इसका मतलब किसी भी तरह की प्लानिंग जो है वो प्रेजेंट को फ्यूचर से लिंक करती है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग भी प्रेजेंट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट से लिंक करती है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, द लिंक बिटवीन द इन्वेस्टमेंट विद द फाइनेंसिंग डिसीजंस। तो जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो तीनों तरह के फाइनेंशियल डिसीजंस, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड डिसीजंस, उनके बीच का भी लिंक होता है। क्योंकि हमने अभी देखा कि फाइनेंशियल प्लानिंग में सिर्फ यही तय नहीं होता है कि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उन रिक्वायरमेंट्स को यूज कैसे किया जाएगा, उनको कितना शॉर्ट टर्म डे टू डे वर्किंग के लिए रखा जाएगा और उसमें से कितना जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाएगा, ये सब भी क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग में तय होता है। तो इससे क्लियर है उसकी इंपॉर्टेंस कि वो फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के बीच में तालमेल बैठाती है और एक लिंक की तरह इस्तेमाल की जाती है बिटवीन द फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द सेल्स। जब फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है तो हर चीज की फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है, प्रोडक्शन की भी, एक्सपेंस की भी, रेवेन्यूज की भी, कैपिटल की भी, सेल्स की भी। तो फाइनेंशियल प्लानिंग से क्या होता है, एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में यह तय किया जाता है कि कितने फंड्स प्रोडक्शन के लिए चाहिए, कितने रेवेन्यूज जो है वो सेल्स से जनरेट होंगे और किस तरह से प्रोडक्शन एंड सेल्स और जो अदर एक्टिविटीज हैं फाइनेंस से रिलेटेड वो कोऑर्डिनेटेड मैनर में परफॉर्म की जाएंगी। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनेंशियल कंट्रोल। प्लानिंग में हमने देखा था कि व्हाई इज प्लानिंग डन, so that when actual performance is done, we compare the actual performance with the standards, find out the deviations and take the corrective actions in the function of controlling. तो इसी तरह से जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उससे क्या इंश्योर होता है, फाइनेंशियल कंट्रोल। फाइनेंशियल कंट्रोल का मतलब होता है कि यह इंश्योर किया जाए कि जो अवेलेबल फंड्स हैं
वो सही ढंग से इस्तेमाल हो रहे हैं, अगर फंड्स अवेलेबल नहीं है तो उनको कैसे अरेंज किया जाए, अरेंज करने के बाद उन्हें कैसे यूज किया जाए, ये सब फाइनेंशियल प्लानिंग में तय किया जाता है, जिससे ऑटोमेटिकली रिजल्ट क्या होता है, दैट फंड्स आर यूटिलाइज्ड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर एंड जो परफॉर्मेंस है फंड्स की उनको इवैल्यूएट किया जाए कि वो सही ढंग से इस्तेमाल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो उससे क्या इंश्योर होता है, फाइनेंशियल कंट्रोल। सो आई थिंक बच्चों कि मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग, और फाइनेंशियल प्लानिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट से डिफरेंट कैसे है, फाइनेंशियल प्लानिंग के ट्विन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। सो आई होप कि ये बहुत ही आसान टॉपिक था और आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। फाइनेंसिंग डिसीजंस का ही अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डेट्स एंड इक्विटी, जो कि फाइनेंशियल प्लानिंग पर ही बेस्ड होगा। सो see you next time with the explanation of the new topic, that is the capital structure. Till then, goodbye, stay healthy and stay connected.